एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था सविता। सविता के पास बहुत समय से एक गाय थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब सविता बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी गाय गर्भवती थी। उसे अक्सर अपनी गाय की चिंता सताती थी क्योंकि बुढ़ापे के कारण वो उसका ज्यादा ख्याल नहीं रख पाती थी। एक दिन वो अपनी गाय के पास जाती है और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहती है, गौरा, देखते ही देखते तू कितनी बड़ी हो गई है और अब तो तू गर्भवती भी है। मुझे तेरी बड़ी चिंता सताती है, लेकिन तू फिक्र मत कर। आज ही मैं अपने बेटे अजीत से कहूंगी कि अब से वो तेरा ध्यान रखे। मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी कि कई बार अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। इतना कहकर सविता गौरा को खाने के लिए घास और पौष्टिक आहार डाल देती है और गौरा उसे खाने लगती है। लेकिन खाते खाते गौरा सोचती है, अम्मा मेरा हमेशा कितना ख्याल रखती थी, पता नहीं उनका बेटा अजीत मेरा ख्याल रखेगा भी या नहीं। खैर, मैं बेफालतू ही ज्यादा सोच रही हूँ। अम्मा का बेटा है तो उन्हीं की तरह तो होगा, पर मुझे अम्मा की बड़ी याद आएगी। उसी दिन शाम को सविता अपने बेटे अजीत को बुलाती है और उससे कहती है, बेटा, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर का ही काम ठीक से नहीं होता तो भला गौरा का ध्यान कैसे रख पाऊंगी। और तो और वो गर्भवती भी है, अब से तू उसका ध्यान रखना। मगर माँ, हमें उसका ध्यान रखने की क्या जरूरत है? अरे वो तो हमें दूध भी नहीं देती, बल्कि हमें तो उसे भगा देना चाहिए। अपने ऊपर बोझ की तरह क्यों रखना? अजीत की ऐसी बातें सुनकर सविता चौंक जाती है। ये तू कैसी बातें कर रहा है अजीत? गौरा अब हमारे परिवार का हिस्सा है, समझा तू? और तुझे उसका ध्यान रखना ही होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। मगर माँ। नहीं, और कुछ नहीं सुनना मुझे। ये ले कुछ पैसा, गौरा के लिए बाजार से पौष्टिक आहार ले आना और कल से उसे सुबह शाम समय पर खाना और पानी देना। अजीत पैसे देखकर लालच में आ जाता है। वो पैसे अपने पास रख लेता है और घर से बाहर निकलकर सोचने लगता है, माँ मुझे तो कभी इतने पैसे नहीं देती, और इस गाय के लिए इतने पैसे? अरे वो तो हमें दूध तक नहीं देती है, किसी काम की नहीं है वो गाय। और मैं इस घर का वंश हूँ, मगर मुझसे ज्यादा उसकी चिंता है माँ को। एक काम करता हूँ, ये पैसे मैं रख लूंगा और उस गाय को सूखी घास खिला दूंगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। इसके बाद अजीत अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने निकल जाता है और सारे पैसे उड़ा देता है। अगले दिन सुबह सुबह जब गौरा को खाना खिलाने का समय होता है तो अजीत पहले तो काफी देर तक सोता ही रह जाता है। आखिर में जब सविता उसे आवाज लगाती है तब वो उठता है। अजीत, अरे ओ अजीत, तू अभी तक क्यों सो रहा है? दोपहर होने को आई है। अरे तो क्या करूँ माँ, रोज तो मैं ऐसे ही देर तक सोता हूँ, और कल रात में घर भी देर से लौटा था, सोने दो। अरे उठ जा अजीत और जाकर गौरा को खाना खिला, कितनी देर हो गई है, बेचारी भूखी होगी। इसके बाद अजीत को उठना पड़ता है और उसे गौरा पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने तो सारे पैसे उड़ा दिए थे और गौरा के लिए कुछ भी पौष्टिक आहार नहीं खरीदा था। ओफ, अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, ये सूखा चारा ही डाल देता हूँ उसे। अजीत गौरा को सूखा चारा डाल देता है और फिर से गांव में घूमने निकल जाता है। गौरा सूखा चारा देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, इस सूखे चारे से मेरे बच्चे को बिल्कुल भी पोषण नहीं मिलेगा, और बच्चे का तो छोड़ो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी जल्दी ही मर जाऊंगी। अब रोज का यही हाल हो जाता है, यहाँ तक कि अजीत बुरी संगत में पड़ जाता है और सविता उसे जब भी गौरा के लिए अच्छा चारा लाने को कहती थी वो उसे शराब खरीदने में उड़ा देता था। सविता को अपने बेटे पर भरोसा था, इसलिए वो भी गौरा को देखने बाहर कम ही आती थी। ऊपर से उसकी तबीयत भी उसका साथ नहीं देती थी, इसलिए वो ज्यादातर घर के अंदर ही रहती थी। उधर गौरा सूखा चारा खा खा कर दुबली और कमजोर हो जाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है। ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी, पता नहीं अम्मा मुझे देखने क्यों नहीं आती। एक दिन रात के समय अजीत शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता है। तभी उसे देखकर गौरा शोर मचाने लगती है, क्योंकि आज अजीत ने सुबह से गौरा को सूखा चारा तक नहीं डाला था। लेकिन गौरा के शोर मचाने पर अजीत को और गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे देखकर चिल्लाती है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अजीत एक छड़ी उठा लेता है और गर्भवती मासूम गौरा को उससे पीटने लगता है। मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, अम्मा, अम्मा, बचाओ अम्मा। लेकिन सविता अंदर सो चुकी थी और वो इस सब से अनजान थी।
बेचारी गौरा मार खाती रहती है और उसे सूखा चारा तक नहीं मिलता। इसके बाद अजीत अंदर जाकर सो जाता है। इधर गौरा रोने लगती है। हे भगवान, कम से कम मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ध्यान करो। अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो भगवान। गौरा बेजान सी वहाँ पड़ी रहती है और आधी रात बीत जाती है। लेकिन तभी वो एक दूसरी गाय की आवाज सुनती है। वाह वाह, क्या सुहानी रात है, कितना सुंदर चांद दिख रहा है। इस चांदनी रात में और ठंडी ठंडी हवा में टहलने का तो मजा ही कुछ और है। कौन है? कोई है क्या? कौन गुजर रहा है यहाँ से? मैं तो बसंती हूँ। और तुम? मैं गौरा हूँ और मैं गर्भवती हूँ। मुझे आजाद करो। मेरा मालिक मुझे मारता है, पीटता है और मुझे खाने को सिर्फ सूखा चारा डालता है, वो भी पेट भर नहीं। कल तो उसने मुझे पूरा दिन कुछ नहीं दिया। ऐसे तो यहाँ मेरा बच्चा और मैं दोनों मर जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तुम्हारी ऐसी हालत है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आजाद कर दूंगी और फिर तुम मेरे साथ जंगल चलना। वहाँ तुम्हें खाने को हरी भरी घास और पीने को खूब सारा पानी मिलेगा। इतना कहकर बसंती जाती है और जिस रस्सी से गौरा बंधी थी उसे सींग मार मार कर तोड़ देती है। रस्सी टूटते ही गौरा आजाद हो जाती है। बसंती के सहारे गौरा धीमे धीमे जंगल तक पहुंच जाती है। वहां आजादी पाकर और हरी भरी घास देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सारा खाना और नदी में पीने के लिए कितना पानी है। अब मुझे और मेरे बच्चे को भूख से नहीं मरना पड़ेगा। अब उसे जंगल में रहने को जगह और एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। लेकिन उधर जब सविता को पता चलता है कि उसकी प्यारी गौरा घर छोड़कर भाग गई तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर अजीत भी बड़ा परेशान हो जाता है। माँ, ये दवा खा लो। अरे, एक गाय की वजह से अपनी तबीयत क्यों खराब करती हो? उसके रहने से हमें कोई फायदा तो था नहीं। जाती है तो जाने दो ना उसे। चला जाए यहाँ से अजीत, तू मेरा दर्द कभी नहीं समझ सकता और ये सब तेरी ही गलती है। तूने मेरी गौरा के साथ अत्याचार किए, पड़ोसियों ने मुझे सब बताया है। उसे भूखा रखा इसीलिए वो भाग गई। मुझे कोई दवा नहीं खानी। कितनी छोटी सी थी वो जब मैं उसे घर लाई थी और आज वो तंग आकर यहाँ से दूर चली गई। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी अजीत, कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, ये कैसी जिद है? अजीत सविता को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सविता अजीत की एक बात भी नहीं सुनती। दिन बीतते जाते हैं और सविता की हालत बिगड़ती जाती है। वो दवा नहीं लेती थी। उधर गौरा जंगल में एक सुंदर बछड़े को जन्म देती है। वाह वाह गौरा, तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम पर गया है। अगर मैं वहीं गांव में उस घर में बंधी रहती तो ना जाने मेरे बच्चे का क्या होता। बसंती, तुमने तो आकर हम दोनों की जान बचा ली, तुम्हारा शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया किस बात का बहन? एक गाय दूसरी गाय की मदद नहीं करेगी तो भला कौन करेगा? गौरा को बसंती के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसे अक्सर सविता अम्मा की याद भी आती थी। उधर अजीत उसे पूरे गांव में ढूंढ रहा था। अजीत को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। अब मैं कहाँ ढूंढूं गौरा को? कहीं उसे भी कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? मैंने सारा गांव तो छान मारा, अब कहाँ ढूंढूं गौरा को? अरे हाँ, जंगल। गौरा वहाँ हो सकती है, मैं वहीं जाकर गौरा को ढूंढता हूँ। इसी तरह गौरा को ढूंढते ढूंढते अजीत जंगल में भी पहुंच जाता है। पूरा दिन भूखा प्यासा घूमने के बाद अजीत को जंगल में गौरा दिखी जाती है। गौरा के साथ उसका छोटा सा बछड़ा भी था और बसंती भी। गौरा तो अजीत को देखकर थोड़ा डर जाती है। माफ कर दो गौरा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम पर बड़े अत्याचार किए, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम वापस नहीं चली तो मेरी माँ सच में मर जाएगी। उन्होंने तुम्हारी याद में खाना पीना, यहाँ तक कि दवाइयाँ लेना भी छोड़ दिया है। सविता के बारे में सुनकर गौरा को बहुत दुख पहुँचता है। क्या अम्मा की इतनी बुरी हालत है? फिर तो मुझे उनके पास जाना ही चाहिए। बसंती, क्या मैं जाऊँ? अब तो इसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अम्मा को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है गौरा, तुम जाओ, मैं तुमसे और तुम्हारे प्यारे से बछड़े से मिलने आया करूँगी। ठीक है बसंती, मुझे तुम बहुत याद आओगी। मुझसे मिलने जल्दी जल्दी आती रहना। इसके बाद गौरा बसंती से अलविदा कहती है और अजीत के साथ वापस गांव चली जाती है। सविता गौरा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरी गौरा, तू वापस आ गई। कहाँ चली गई थी तू? और तेरा ये बच्चा, ये कितना प्यारा है। तुम दोनों को देखकर तो मेरे सारे दुखी दूर हो गए। गौरा सविता के पास जाकर बैठ जाती है और सविता उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है।
उधर गौरा का बछड़ा सारे घर में घूम घूम कर खेलने लगता है। सच में गौरा और उसके बछड़े के वापस आ जाने के बाद तो घर में जैसे रौनक ही वापस आ गई है। बिल्कुल ठीक कहा तूने अजीब। इसके बाद गौरा और उसके बछड़े के साथ रहने की वजह से सविता की तबीयत ठीक होने लगती है और अजीत भी सही रास्ते पर आ जाता है और वो सब अच्छे से साथ में रहने लगते हैं। ये कहानी है सुनीता और उसकी जादुई गाय की। 4 महीने पहले ही एक सड़क हादसे में सुनीता ने अपने पति को खो दिया था। तब से सुनीता के सामने मानो मुसीबतों का अंबार लग गया था। उसका पति मुकेश एक गरीब किसान था। खेती के लिए उसने गांव के साहूकार से कर्जा लिया था, जिसे चुकाए बिना ही वो इस दुनिया से चला गया। साहूकार आए दिन सुनीता को खरी खोटी सुनाने उसके घर पहुंच जाता था। सुनीता बड़ी मुश्किल से अपने 2 बच्चों के साथ अपना गुजारा चला रही थी। उसके पास साहूकार को देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मालिक, मेरे पति ने आपसे कर्जा लिया था, अब वो तो है नहीं, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, तो पति नहीं है तो क्या हुआ? जमीन तो है तेरे पास, वो मेरे नाम कर दे, मैं भूल जाऊंगा अपने पैसे। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? उस जमीन के सहारे तो मैं और मेरे बच्चे जिंदा हैं। अगर वो भी चली गई तो मैं कैसे अपने बच्चों का पेट भरूंगी? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी बार तुझे मोहलत दे रहा हूँ, अगले सोमवार तक या तो मेरा सारा पैसा चुका दे, वरना मंगलवार को जमीन के कागज मुझे सौंप दे, समझी? इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। सुनीता बहुत परेशान थी। तभी उसकी नजर अपने दोनों बच्चों पर पड़ी, जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जैसे ही चूल्हे की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। फिर उसने अपनी 5 साल की बेटी गुड़िया से कहा, गुड़िया बेटा, चूल्हा जलाने को एक भी लकड़ी नहीं है, तू मुन्ने का ख्याल रखना, मैं जंगल से लकड़ी काट कर लाती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं मुन्ने को संभाल लूंगी। अपने साल भर के मुन्ने को बड़ी बेटी गुड़िया के सहारे छोड़कर सुनीता जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते भर वो सोचती रही कि आखिर साहूकार को देने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। जंगल आ गया, लेकिन उसे अपनी मुसीबत से निकलने का रास्ता अब तक नहीं मिला था। जंगल पहुंचकर वो लकड़ियां काटने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज कैसी? किसी जानवर की लगती है। ऐसा लगता है उसे मदद की जरूरत है। सुनीता अपनी लकड़ियों को वहीं छोड़कर उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय दिखाई देती है। उस गाय के शरीर पर एक गहरा घाव था। वो दर्द से कराह रही थी। सुनीता तुरंत उस गाय के पास गई और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, अरे, तुम्हें तो चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा ना बहुत? उस गाय को दर्द में देखकर सुनीता अपने बारे में सब कुछ भूल गई और उस गाय की मदद करने के बारे में सोचने लगी। उसने सबसे पहले गाय के घाव को साफ किया, फिर अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उसे घाव पर बांध दिया। गाय को पानी पिलाने के बाद सुनीता वहां से जाने लगी तो उस गाय ने तुरंत सुनीता की साड़ी का पल्लू अपने मुंह से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। ये साफ पता चल रहा था कि वो गाय सुनीता को जाने से रोक रही थी। सुनीता ने उस गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनीता गाय के मुंह से अपनी साड़ी निकालकर वहां से जाने लगती है तो वो गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है। गाय की आवाज में दर्द था जिसे सुनीता नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखा और फिर उस गाय के पास जाकर बोली, ठीक है, अब चुप हो जाओ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सुनीता उस गाय की खड़े होने में मदद करती है और फिर अपनी लकड़ियां लेकर आगे चल देती है। गाय भी धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती है। सुनीता की बेटी गुड़िया उस गाय को देखकर बहुत खुश होती है और सुनीता से कहती है, अरे माँ, ये गैया हमारी है क्या? हाँ बेटा, मुझे जंगल में मिली, बहुत दर्द में है बेचारी, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं गई तो मैं इसे अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा किया माँ, ये तो बहुत प्यारी है, क्यों ना हम इसका नाम प्यारी ही रख दें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से ये हमारी प्यारी ही है।
सुनीता उस गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी प्यारी का घाव भर गया। गाय के दूध से सुनीता को भी घर चलाने में मदद होने लगी, लेकिन अब भी साहूकार का कर्ज चुका पाना उसके बस से बाहर था। फिर एक दिन, अरे माँ, देखो तो इस बर्तन को क्या हो गया। क्या हुआ गुड़िया? अरे ये तो। सुनीता उस बर्तन को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो बर्तन सोने का था। गुड़िया, ये कहाँ से मिला तुझे? माँ, ये तो प्यारी के पानी पीने का बर्तन है। जब हमने इसे प्यारी के पास रखा था तो ये बहुत अलग दिखता था। अब देखो ना, ये कितना चमक रहा है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत घर के अंदर से एक और बर्तन लेकर आई और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर प्यारी के सामने रखते हुए बोली, प्यारी, ले पानी पी ले। प्यारी उस बर्तन से पानी पीने लगती है। जैसे ही पानी खत्म हो जाता है तो प्यारी उस खाली बर्तन को चाटने लगती है। देखते ही देखते वो बर्तन भी सोने का बन जाता है। अब सुनीता को विश्वास हो गया था कि प्यारी कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि एक जादुई गाय है। सुनीता बहुत खुश थी। वो प्यारी को लाड करते हुए उससे कहती है, प्यारी, तू सचमुच बहुत प्यारी है। सुनीता उन दोनों बर्तनों को बेच देती है, जिससे उसे खूब सारे पैसे मिल जाते हैं। वो सबसे पहले साहूकार के घर जाकर उसका कर्ज चुकाती है। साहूकार ये सब देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो सुनीता की जमीन पर कब्जा करना था। सुनीता के जाने के बाद वो अपने आदमियों से कहता है, अरे सुनो सुनो, जरा पता करो, ये सुनीता के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कौन सी सोने की खान लग गई है इसके हाथ? साहूकार के आदमी सुनीता पर नजर रखने लगते हैं। सुनीता का रहन सहन अब पहले जैसा नहीं था। प्यारी के जादू से सुनीता की माली हालत बहुत अच्छी हो गई थी। सुनीता की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक पक्का मकान था, जिसमें प्यारी के लिए भी रहने का बहुत अच्छा इंतजाम था। जिस रसोई में पहले चूल्हा जलाना मुश्किल था, वहां अब तरह तरह के पकवान बन रहे थे। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी और सुनीता, उसे अब कोई चिंता नहीं थी। वो तो पूरा दिन सिर्फ प्यारी की आवभगत में लगी रहती थी। साहूकार के आदमियों को कुछ समझ नहीं आया। फिर रात के वक्त, प्यारी, ये ले पानी। प्यारी पूरा पानी पीने के बाद जैसे ही उस खाली बर्तन को चाटती है, वो भी सोने का बन जाता है। साहूकार के आदमी छिपकर ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब सुनीता वहां से चली गई तो साहूकार के आदमी चुपचाप घर में घुसे और उस सोने के बर्तन को अपने साथ लेकर सीधे साहूकार के पास पहुंचे और उसे सारा किस्सा सुना दिया। ये देखिए मालिक, यही बर्तन है वो। अरे हाँ रे, ये तो खाली सोने का है। तभी मैं सोचूं, अचानक कैसे इस भिखारिन के दिन फिर गए। अगर ये सब सच है तो वो गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। जाओ, उस गाय को अभी के अभी यहाँ लेकर आओ। साहूकार के आदमी रात के वक्त ही उस गाय को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। प्यारी उन्हें देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सुनीता तुरंत वहां आ जाती है। वो साहूकार के आदमियों को पहचान लेती है और फिर एक मोटे डंडे से मार मार कर उन्हें वहां से भगा देती है। फिर अगले दिन, देख सुनीता, सीधी तरह से उस गाय को मुझे बेच दे। तुझे जो कीमत चाहिए मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन वो गाय, उसे तो मैं लेकर ही रहूंगा तुझसे। बस लाला, बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। मैंने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया है। अब तुम्हारा जोर यहाँ नहीं चलेगा। मैं अपनी प्यारी तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सोच ले एक बार, अगर मैंने पूरे गांव को बता दिया कि तेरी प्यारी क्या कर सकती है, तो मैं क्या, हर कोई उसे पाने के लिए आ जाएगा यहाँ। फिर तू कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे धमकी मत दो लाला। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। मेरी प्यारी के साथ तुम कैसा बर्ताव करोगे मैं जानती नहीं क्या? तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मेरी प्यारी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझे? साहूकार खून का घूंट पीकर वहां से चला जाता है। उसे किसी भी हाल में प्यारी को हासिल करना था। वो सारे गांव में प्यारी के जादू की खबर फैला देता है। फिर क्या था, पूरा गांव प्यारी का जादू देखने सुनीता के घर पहुंच जाता है।
सुनीता ये सब देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से प्यारी को घर के पीछे वाले कमरे में बंद कर देती है और सभी गांव वालों से कहती है, देखिए, ये सच है कि प्यारी एक जादुई गाय है, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। जैसे ही लाला को उसके जादू के बारे में पता चला, वो यहाँ से चली गई। चली गई? अरे कहाँ चली गई? ऐसे कैसे चली गई? तूने उसे जाने कैसे दिया? नहीं नहीं भाई लोगों, प्यारी कहीं नहीं गई है। जरूर इसने उसे छुपा कर रखा होगा। सभी गांव वाले जबरदस्ती सुनीता के घर में घुस जाते हैं और प्यारी को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। सुनीता किसी भी हालत में प्यारी को खोना नहीं चाहती थी। इसके पीछे उसका लालच नहीं, बल्कि वो सच में प्यारी से बहुत प्यार करती थी और वो जानती थी कि वहां हर कोई लालच के चलते प्यारी को हथियाना चाहता था। उसने तुरंत एक योजना बनाई, जिसके तहत अचानक गुड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ, वो प्यारी, मैंने देखा उसे। हैं? कहाँ देखा बिटिया? कहाँ है प्यारी? बाबा, वो गांव के बड़े चौराहे की तरफ जा रही थी। मैंने स्कूल से आते हुए उसे देखा। गुड़िया की बात सुनकर सारे गांव वाले गांव के उसी चौराहे की तरफ भागने लगते हैं। ये सही मौका था। सुनीता चुपचाप प्यारी को कमरे से निकालकर घर के पीछे वाले रास्ते से उसी जंगल में ले जाती है, जहां वो पहली बार उससे मिली थी। वहां पहुंचकर सुनीता प्यारी को आजाद कर देती है और रोते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कर दे प्यारी, पर अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकती। तेरे जादू के बारे में सबको पता चल गया है। वो लोग तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तूने जो मेरे लिए किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं तुझे ऐसे लोगों को भी नहीं सौंप सकती जो तुझे नहीं, तेरे जादू को चाहते हैं। प्यारी की आंखों में भी आंसू थे। वो सुनीता को लाड दिखाने लगती है, मानो वो भी सुनीता को प्यार से अलविदा कह रही थी। फिर प्यारी पलटकर घने जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में सुनीता की आंखों से ओझल हो जाती है। सुनीता घर वापस आ जाती है। उसे प्यारी को खोने का दुख तो था, लेकिन ये तसल्ली भी थी कि प्यारी जहां कहीं भी थी, सुरक्षित थी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।